तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज फिजिकल एकेडमी की इस ऑनलाइन संस्था प्रयागराज रोजगार एजुकेशन पे। हम शुरू करने जा रहे हैं आज की शानदार क्लास को, जिसमें हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में मराठाओं का अंग्रेजों के साथ संबंध। अभी इसके जस्ट पहले एक रिकॉर्डेड क्लास जा चुकी है जिसमें हम लोगों ने देखा है अंग्रेजों का मैसूर राज्य के साथ संबंध। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का मराठाओं के साथ संबंध। अब आपको पता ही है कि जब हम मराठों की बात करते हैं तो बिना शिवाजी महाराज की बात किए, बिना छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में बात किए ये पूरी क्लास कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन बिल्कुल आपको ये बात बता दें हम कि जो ये क्लास है वो अंग्रेजों का मराठाओं के साथ संबंध को दर्शाती है, ना कि मराठाओं के इतिहास को दर्शाती है। इसलिए हम ये क्लास वहीं से शुरू करेंगे जहां से हम ये देख सकें कि अंग्रेजों का मराठाओं के साथ संबंध कैसा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है उससे थोड़ा सा पहले से लेकर के इतिहास को हम शुरू करेंगे। अब आपको पता है कि बिना शिवाजी महाराज के विषय में बात किए तो हम लोग कुछ बात कर ही नहीं सकते हैं तो उसमें मराठाओं के इतिहास में। फिर भी हम शुरू करते हैं वहां से जहां से अंग्रेजों की छल की नीति, वो नीति जो युद्ध और संधि की नीति थी, वहां से शुरू करते हैं। एक बात आप इतिहास में देखिएगा, एज अ इतिहास के विद्यार्थी के रूप में भी और टीचर के रूप में भी मैंने एक चीज महसूस किया है कि अंग्रेज हों या कोई भी विदेशी आक्रमणकारी हों जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया, उन्होंने हमेशा एक नीति अपनाई, युद्ध और संधि की नीति। वो जब भी खुद हारते थे तो वो संधि करते थे। क्या करते थे? संधि करते थे। लेकिन अगर वो जीतते थे तो कैप्चर करते थे, वो एक्वायर करते थे, वो कभी संधि नहीं करते थे। चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे मोहम्मद गौरी हो, मोहम्मद गजनी हो, जब वो जीते तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने राज्य को हड़प लिया। और अगर वो हार गए तो वो संधि करके चले गए, क्योंकि हम भारतीयों के अंदर ये इच्छा ही नहीं थी कि जो शरण में आया हो उसकी हत्या की जाए या इसका वध किया जाए, उसकी मृत्यु की जाए। इसी कारण से आज तक अगर देखा जाए तो अगर कहीं हम छल के द्वारा हारते हैं तो वो हारने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि शरण में आए व्यक्ति को हम कभी मारते नहीं हैं। और वही हुआ प्रथम, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंदर। जब संधियों की लाइन लग गई, अंग्रेजों ने बार बार संधियां की और उसका कारण ये था क्योंकि मराठाओं से बार बार अंग्रेज हार रहे थे और हारने के बाद वो तुरंत संधियां करते थे। अब देखिए, युद्ध के पहले ही संधि हो जाती है, सूरत की संधि। ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पहले की ही बात है और सबसे पहले होती है सूरत की संधि, फिर होती है पुरंदर की संधि, ये 1776 में होती है। फिर बड़गांव की संधि 1789 में होती है। फिर सालबाई की संधि होती है। इंपॉर्टेंट संधि ये है, ये 1782 में होती है। कब होती है भैया? 1782 में होती है। और इसे ही कहा जाता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद सालबाई की संधि जो होती है, इसी संधि के तहत 20 साल की शांति स्थापित हुई थी। कितने साल की भैया? 20 साल की शांति। अगर आपसे पूछा जाए किस संधि के तहत 20 साल की शांति स्थापित हुई थी, 20 वर्षों तक अंग्रेज और मराठाओं के बीच शांति स्थापित हुई थी, तो वो कौन सी संधि थी? सालबाई की संधि थी। और इसके जस्ट 20 साल बाद आप देख रहे हैं 1802 में, कब भैया? 1802 में बसीन की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? बसीन की संधि होती है। कब? 1802 में। अब ये जो 1802 में जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था, इस समय की स्थितियां बहुत बदल चुकी थी, क्योंकि जो मराठा थे, मराठाओं के अलग अलग हेडक्वार्टर्स थे। आपको पता है, एक पूना में था, एक नागपुर में था, एक इंदौर में था, ठीक है, एक सिंधिया परिवार था, ये वाले इंदौर वाले थे। फिर ऊपर अगर आप जाएंगे तो ग्वालियर था। इस तरीके से अलग अलग इनके क्या थे? पार्ट्स थे और सबसे अलग अलग संधि होगी, इसलिए अलग अलग संधियां हो रही हैं। फिर होती है देवगांव की संधि 1803 में, और इसके बाद होती है देवगांव के बाद होती है सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है। कब होती है सुरजी अर्जुन गांव की संधि? 1803 में होती है। फिर राजपुर घाट की संधि ये 1804 में होती है। तो अगर देखा जाए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में 4 संधियां हो रही है। कितनी संधि हो रही है भैया? 4 संधि हो रही है। और कौन कौन सी संधि हो रही है? अगर ठीक से देखा जाए तो बसीन की संधि। कौन सी संधि? बसीन की संधि 1802 में हो जाती है। और फिर देवगांव की संधि, फिर सुरजी अर्जुन गांव की संधि और राजपुर घाट की संधि। क्यों हो रही है संधियां? क्योंकि इसमें अंग्रेज हार रहे हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भी अंग्रेज हारे थे, उन्होंने संधियां की, उन्होंने कुछ तो दिया और कुछ ले लिया करके मामला सलटा लो यार भाई। का मतलब जबरदस्ती लड़ने का क्या फायदा? ये अंग्रेज कहते थे।
प्रथम और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। यही सेम नीति अगर देखेंगे तो उन्होंने मैसूर के साथ भी अपनाई। मैसूर का जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो अंग्रेज हारते हैं, वो संधि करते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी अंग्रेज हारते हैं, संधि करते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी अंग्रेज हारते हैं और अंग्रेज संधि करते हैं। लेकिन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में जब वो विजित होते हैं, जब अंग्रेज जीतते हैं, तो टीपू सुल्तान को उसी के महल के अंदर मार दिया जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम भारतीय युद्ध की नीति नहीं अपनाते हैं। अंग्रेज युद्ध की और संधि की नीति अपनाते थे। उनके अंदर यही था कि अगर हम हार रहे हैं तो संधि कर लो, प्यार से बैठ के बात कर लो, और अगर हम जीत रहे हैं तो किसी भी तरीके से कब्जा कर लो, छोड़ना नहीं है। यही काम करते हैं अंग्रेज। और इसके बाद होता है जो नेक्स्ट तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कोई संधि नहीं हो रही है। ये संधि सिर्फ इसी बात की है कि अब पूरी तरीके से आप मेरा रेजिडेंट रखेंगे और आपके जितने भी फैसले हैं अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब क्या था, राष्ट्र के अंदर के, और राष्ट्र के बाहर, राष्ट्र का बाहर क्या था, आपके राज्य के बाहर। तो यानी राज्य क्या था, मराठा था, तो मराठा के बगल में कौन रह रहे थे, निजाम रह रहे थे। मराठा के बगल में कौन था, मैसूर था। ऊपर कौन रह रहे थे, दिल्ली वाले रह रहे थे, मुगल रह रहे थे। तो अगर उनसे भी तुम्हें बातचीत करनी है ना तो अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा। इतने गंदे लोग थे लोग। फिर देखते हैं ये नागपुर की संधि होती है, फिर इसके बाद ग्वालियर की संधि, ऊना की संधि और मंदसौर की संधि। ये 4 संधियां फिर से होती हैं। ये चारों संधियां भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसी के बाद पूरी तरीके से मराठाओं को कैप्चर कर लिया जाता है। नागपुर की संधि 1816 में होती है और 17 में 2 संधियां होती हैं। तो 17 में 2 संधि, ग्वालियर और पूना दोनों की संधि किसका होती है, 1817 में होती है। आगे के इतिहास में अभी हम देखेंगे कि ये किसके साथ हुई थी और क्यों हुई थी। मंदसौर की संधि 1818 में होती है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं कि ये हो किस कारण से रहा था। ये भाई साहब जो हैं इनको आप पहचानते होंगे क्योंकि मूवी भी बनी हुई है। ये बाजीराव प्रथम है। कौन है, बाजीराव प्रथम है। बाजीराव द्वितीय जिसे हम लोग बाजीराव बल्लाल के नाम से जानते हैं, वो अलग थे। ये मराठाओं का साम्राज्य था। आप देख सकते हैं कितना विस्तृत साम्राज्य था। और अटक से लेकर के कटक तक का अगर साम्राज्य था तो मराठाओं का साम्राज्य था। दक्षिण में जब अंग्रेज आ चुके थे उस समय की बात अगर देखी जाए तो एक मराठा एम्पायर एक मजबूत सत्ता के रूप में दक्षिण में ही नहीं उत्तर तक ये साम्राज्य था। और ये मोती कब बिखरता है, 1761 में। 1761 में जब युद्ध होता है पानीपत का, उस युद्ध में ये मोती बिखरता है। तब तक ये साम्राज्य बहुत मजबूत बनाए रखता है खुद को। और इनको आप पहचान ही रहे होंगे। ये वाला पूरा का पूरा मराठा एम्पायर है। इंडिया के मैप को आप देख लीजिए, पूरा गुजरात कैप्चर था, पूरा मराठा तो था ही था, नीचे वाला कर्नाटक भी आधा से ज्यादा था, और ये तटीय क्षेत्र छूटा हुआ था, बंगाल, और फिर ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये मैक्सिमम क्षेत्र मराठाओं ने कब्जा कर रखा था। और इवन अगर ऊपर आपने युद्ध देखा हो, मूवी जो पानीपत मूवी आई थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो मुगल थे, मुगल भी मराठाओं के छत्र छाया में ही जी रहे थे, ऐसा उसमें दिखाया गया है। और यही सच्चाई भी है। आगे चलते हैं। अब अगर देखते हैं तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, तो पालखेड़ा के युद्ध से होती है। अंग्रेजों के आने के बाद की बातें हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 की बात होती है। कब, 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम, किसके बीच, बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंशी सिवा गांव की संधि, कहाँ की, मुंशी सिवा गांव की संधि होती है। किसके बीच, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच। निजाम और निजामुल मुल्क यानी और बाजीराव के बीच पहली संधि जो होती है वो मुंशी सिवा गांव की संधि होती है। निजाम की इसमें हार होती है। क्या होती है, हार होती है। ये पालखेड़ा का युद्ध था। पालखेड़ा के युद्ध की डेट बहुत महत्वपूर्ण है भैया, चाहे बिहार वाले हो चाहे यूपी वाले हो, आपके लिए पालखेड़ा के युद्ध की डेट बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है, डायरेक्ट डेट पूछी जाती है। फिर अगर देखेंगे दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा, अगर देखा जाए तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसकी फोटो आपने देखी है। ये बाजीराव प्रथम था जिसने कब, 29 मार्च 1733 को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह कौन था,
मोहम्मद शाह दिल्ली पर बैठा होता है। ये वही है मोहम्मद शाह रंगीला वाला। कौन सा वाला? मोहम्मद शाह रंगीला वाला। उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य मैंने पढ़ा दिया है, उसको जाकर के देख लीजिए। 23 मिनट की 2 क्लासें हैं, उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य और बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। इसको अगर आप देख लेते हैं तो आपकी कंप्लीट हो जाएगा कौन सा? मुगल काल के बाद वाली पूरी कंप्लीट हिस्ट्री आपकी तैयार हो जाएगी, क्योंकि बंगाल के नवाब भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब देखते हैं तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह रंगीला था। और इसको दिल्ली छोड़ने के लिए इसने क्या कर दिया था? विवश कर दिया था, यानी कि पद छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। आगे देखते हैं बाजीराव प्रथम। अब यही जो बाजीराव प्रथम थे इन्हीं का किसके साथ संबंध था? मस्तानी के साथ। तो जो ये बाजीराव मस्तानी वाली मूवी आपने देखी है ना, वो यही वाले हैं, यही बाजीराव प्रथम है। नाम महिला के साथ संबंध होने के कारण बहुत चर्चा में था। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। अगर मूवी आपने देखी हो तो वो बाद में पागल होकर के क्या करता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। पागल होकर के क्या, उसके कुछ पारिवारिक मैटर था जिस कारण से परेशान रहते हैं और बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव, इसी का पुत्र रहता है कौन? बालाजी बाजीराव। वो 1740 में पेशवा बनता है और ये भी लगभग 20 साल तक पेशवा रहता है। 1750 में हुई संगोला की संधि के बाद पेशवा के हाथ से सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे। अब 1750 में यानी बालाजी बाजीराव जो रहता है, बालाजी बाजीराव बुद्ध से अपने पिता के जैसा ही रहता है, ये भी बहुत तेज रहता है। इस कारण से ये संगोला की संधि कर लेता है। अब संगोला की संधि के बाद इसके सारे अधिकार, मराठा साम्राज्य के सारे अधिकार किसके हाथ में आते हैं? पेशवा के हाथों में आ जाते हैं। और ये है कौन? एक पोर्ट्रेट है किसका? बाजीराव प्रथम और मस्तानी का। किसका? बाजीराव प्रथम और मस्तानी का ये फोटो है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें मैं रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की भी फोटो लगा सकता था, लेकिन वो आप देख रखे हैं। ये ओरिजिनल पोर्ट्रेट है, इसको देख लीजिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ और इतना बड़ा साम्राज्य उसके बाद उसके बेटे के हाथ में गया। बालाजी बाजीराव को नाना के नाम से जानते थे। अब ये नाना साहब आप जानते हैं, नाना ने ही सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस किया था उस समय जब तक इसके पिता जिंदा थे। ठीक है, अगर मूवी आपने देखी है तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस करता है। कौन? नाना। और उसी के नाना के नाम से जाना जाता है। झलकी की संधि कौन सी भैया? झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी के बीच में, बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। तो झलकी की संधि अगर देखी जाए तो हैदराबाद के निजाम और किसके बीच हुई थी? बालाजी के बीच हुई थी। और अगर इसके पिता के बारे में देखा जाए तो यानी कि अगर उसके बाजीराव के बीच में बाजीराव प्रथम जो था, तो बाजीराव प्रथम और किसके बीच में? बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो ये पालखेड़ा का युद्ध हुआ था और मुंशी सिवा गांव की संधि। कौन सी संधि? मुंशी सिवा गांव की संधि हुई थी। और इसके बाद अगर देखा जाए तो बाजीराव प्रथम यानी बालाजी बाजीराव यानी बाजीराव द्वितीय के बीच में और किसकी कौन सी? झलकी की संधि हुई थी निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य। इसके बाद अगर देखें तो बालाजी बाजीराव के समय से ही पानीपत के तृतीय युद्ध कौन सा वाला भैया? 14 जनवरी 1761 को हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। बालाजी बाजीराव जो थे इन्हीं के समय ये युद्ध हुआ था। तृतीय युद्ध जिसमें देखें, अगर पानीपत का तृतीय युद्ध को ठीक से देखें तो कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इसी में मराठाओं की हार हुई और इनका ये सपना कि ये पूरे भारत पर राज्य करेंगे, ये टूट गया। इस हार को नहीं सह पाने के कारण उनकी 1761 में मृत्यु हो गई थी। किसकी? बालाजी बाजीराव की। अब ये पानीपत का युद्ध जो था ये बहुत निर्णायक युद्ध था और यही थे नाना। इनके विषय में देख लीजिए, नाना साहेब बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव यही थे, पहचान लीजिए इनको। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। माधव नारायण राव प्रथम 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। 1761 में पेशवा बना। कौन बनता है? माधव नारायण राव। कौन बनता है? माधव नारायण राव बनता है। इसने मराठाओं की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। अब भाई आपको पता है 1761 में जब बालाजी बाजीराव के समय यानी नाना के समय में जब युद्ध हो जाता है, कौन सा युद्ध हो जाता है भैया? कौन सा युद्ध हो जाता है? पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाता है। उसके बाद मराठाओं की शक्ति खत्म हो जाती है, तो माधव नारायण राव जो रहता है ये पुनः प्राप्त करने की कोशिश करता है। माधव राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय
को दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठाया। तो शाह आलम द्वितीय को पुनः गद्दी पर कौन बैठाता है? यही माधवराव जो रहता है, माधव नारायण राव कहें या माधवराव नारायण जो कहें, यही ईस्ट इंडिया की कंपनी के उसमें पेंशन पे पल रहे जो मुगल बादशाह था उसको उठा लाता है और फिर से गद्दी पर बिठा देता है। फिर आगे देखें तो मुगल बादशाह अब मराठों के पेंशन भोगी बन गए थे। मैंने बताया ना 1761 के बाद स्थितियां इतनी बदली कि जो मुगल थे जो कभी पूरे भारत पे राज किया करते थे वो अब मराठाओं के पेंशन भोगी हो गए थे, वो मराठाओं के साथ रह रहे थे। ये पानीपत का जो युद्ध हुआ था ये बहुत ही खतरनाक युद्ध माना जाता है और बहुत ही निर्णायक युद्ध माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन आक्रमणकारी था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था 14 जनवरी 1761 को। कब हुआ था भैया ये युद्ध? 14 जनवरी 1761 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संरक्षक और सहायक मराठाओं के बीच हुआ था। मैंने बताया बादशाह शाह आलम द्वितीय और मराठाओं जो क्यों थे? मराठाओं के संरक्षक थे, मतलब मराठाओं के संरक्षण में जो रह रहे थे कौन? बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली ने कब आक्रमण किया? 14 जनवरी 1761 को। इसे पानीपत का तृतीय युद्ध के रूप में जानते हैं। आगे देखेंगे तो पेशवा नारायण राव, अब ये कहता है नया आदमी माधवराव निकल लिए। अब पेशवा नारायण राव 1762 से 1773 की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव ने कर दी। अब नारायण राव ये 1762 में 72 में बनता है। कब बनता है पेशवा? 1772 में बनता है, 73 तक चलता है, 1 साल। इसकी हत्या इसके चाचा रघुनाथ राव ने कर दी। किसने कर दी? इसके चाचा रघुनाथ राव ने इसकी हत्या कर दी। पेशवा माधव नारायण राव द्वितीय, याद रखिएगा ये कौन है? ये सेकंड है। पेशवा माधव नारायण राव द्वितीय की अल्पायु के कारण, क्योंकि इसकी एज बहुत कम रहती है, मराठा राज्य की देखरेख अब 12 भाई, एक 12 भाई सब 12 भाई परिषद होती थी, 12 भाई परिषद, उस 12 भाई परिषद के हाथ में चली गई। का नाम 12 सदस्यों के परिषद के कारण होती थी। अब चूंकि इस वक्त कौन हो गया? 12 भाई परिषद बना दी गई। 12 भाई परिषद यानी 12 भाई परिषद बनाई गई जिसमें 12 लोग होते थे। किसके समय? पेशवा माधव नारायण राव द्वितीय के समय में, क्योंकि 72 से 73 के बीच में चाचा ने रघुनाथ राव ने इसकी हत्या कर दी थी पेशवा नारायण राव की। अब नारायण राव का बेटा रहता है कौन? पेशवा माधव नारायण राव, ये द्वितीय है और ये बहुत छोटा रहता है, इसीलिए बनाई जाती है 12 भाई परिषद। और 12 भाई परिषद 12 लोगों की सदस्य होती है, सदस्यों का एक परिषद होता है, इसलिए इसे 12 भाई परिषद बोलते हैं। इस परिषद में 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे। कौन कौन? महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। ये 2 लोग महत्वपूर्ण लोग हैं। अभी आगे इनके बारे में पढ़ना, ये कितने लोग कैसे लोग थे? महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस इसके 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे। आगे देखते हैं कि कहानी कहाँ बदलती है। नाना फडणवीस का मूल नाम जनार्दन भानु था, बालाजी जनार्दन भानु था। अगर आपसे पूछ लिया जाए नाना फडणवीस का नाम क्या था, तो नाना फडणवीस का नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठाओं का मैकियावेली कहा है। क्या कहा है भैया? जो ये ग्रांट डफ, जेम्स ग्रांट डफ, ये एक अंग्रेज है। जेम्स ग्रांट डफ मराठाओं का मैकियावेली किसे कहता है? नाना फडणवीस को कहता है। किसको कहता है? नाना फडणवीस को मराठाओं का मैकियावेली कहता है। कौन? जेम्स ग्रांट डफ। आगे देखते हैं अंतिम पेशवा। अगर अंतिम पेशवा देखा जाए तो पेशवा राघोबा का पुत्र कौन था? बाजीराव द्वितीय। पेशवा राघोबा का पुत्र कौन था? बाजीराव द्वितीय, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बनता है। मराठाओं के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। मराठा अगर पूरे साम्राज्य का पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण कोई देखा जाए तो इसी का था, बाजीराव द्वितीय का था, जो पेशवा राघोबा का पुत्र था। इसने सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार माना जाता है। तो प्रथम मराठा सरदार अगर कोई था जिसने सहायक संधि स्वीकार की तो ये बाजीराव द्वितीय ही था। कौन था? बाजीराव द्वितीय ही था। अब देखेंगे, ये आपको पता है जो मराठा थी, मराठा जाति पूरी की पूरी एक लड़ाका जाति मानी जाती है, एक अच्छे युद्ध नीति की जानकार मानी जाती है।
क्योंकि ये पूरा का पूरा जो प्लेटिव यानी कि उसका पठार का रीजन है, पठारी क्षेत्र का रीजन है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे जिस तरीके से यहाँ उत्तर प्रदेश में उत्तरी क्षेत्र में जेंट्स लोग यानी मर्द धोती पहनते हैं, उसी तरीके से महिलाएं वहाँ धोती पहनती हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो पठारी क्षेत्र है और पुरुष बाहरी क्षेत्रों में नौकरी के लिए जाते थे और वहाँ की महिलाएं खुद घर का काम करती थी, तो उन्हें मर्दों की तरीके से रहना पड़ता था और एक लड़ाका जाति के रूप में देखी जाती थी। यानी उनके अंदर बहुत ताकत होती है और वो ताकतवर लोग हैं जो अच्छे से किसी भी समस्या का सामना कर लेते हैं। 1776 में पुरंदर की संधि हुई, मैंने बताया 1776 में कौन सी संधि होती है? पहली संधि पुरंदर की संधि होती है। इसके तहत कंपनी रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लेती है। अभी तक रघुनाथ राव का समर्थन दे रखी थी कंपनी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 कब भैया? 1782 सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। इसी संधि को बोलते हैं 20 साल का क्या? 20 साल का साइलेंस पीरियड, यानी 20 साल की शांति अगर देखी जाए तो इसी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यानी कि सालबाई की संधि के साथ होती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चलता है। कब तक चलता है भैया? 1803 से 1805 तक चलता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या क्या भैया? ये पूछा गया प्रश्न है। इसमें भोसले कहाँ के थे? नागपुर के भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके परिणाम स्वरूप 7 सितंबर 1803 को देवगांव की संधि हुई। कौन सी संधि हुई भैया? देवगांव की संधि होती है। कौन? अंग्रेजों और भोसलों के बीच, जो भोसले कहाँ के थे? नागपुर के थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के विषय में देखते हैं। अगर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के विषय में देखें तो ये कब था? 1817 से 1819 में हुआ। मैंने बताया था जब तक अंग्रेज जीतते थे तब वो संधि करते थे, अगर वो हारते थे तो क्या करते थे? विलय करते थे। 1819 में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा वंशानुगत पद समाप्त कर दिया गया। देखिए शानदार बात है, मैं जो बताया ना वही है। जब ये हारे तो उन्होंने क्या किया? विलय कर लिया। जैसे ही मराठा हारे, अंग्रेज हार रहे थे तो वो संधि कर रहे थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय जिसने सब बेड़ा गर्क कर दिया था, यही आदमी था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव व अस्टी के युद्ध के बाद फरवरी 1818 में मेलकम के सम्मुख, कौन था? इंपॉर्टेंट बात है, किसके सामने आत्मसमर्पण किया था? मेलकम के सम्मुख यानी मेलकम के सामने उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटा करके, अब इंपॉर्टेंट बात है, ये कब की बात है? ये 1818 की बात है। एक नया इतिहास शुरू होता है यहाँ से। अगर देखेंगे तो आत्मसमर्पण कर दिया, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटा करके कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया। बिठूर आप जानते हैं, बिठूर कानपुर में बहुत फेमस जगह है। बिठूर भेज दिया गया और इसको क्या दे दिया गया? पेंशन दे दिया गया, जहां 1853 में इसकी मृत्यु हो जाती है। नाना साहब पेशवा जो थे ना, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, यहीं से थे और वो कानपुर के बिठूर में ही रहते थे। क्यों? क्योंकि जो पेशवा थे उनको कहाँ भेज दिया गया था? कानपुर के बिठूर भेज दिया गया था। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये अंग्रेज मराठा संबंध, ध्यान दीजिएगा, कमेंट करके मत बोलिएगा सर आप तो मराठा पढ़ा रहे थे, शिवाजी को पढ़ाया ही नहीं, उनके पहले उनके बाद तो पढ़ाया ही नहीं, उनकी मृत्यु उनके बारे में तो बताया ही नहीं। भैया हम पढ़ा रहे थे अंग्रेज मराठा संबंध, जो आधुनिक भारत के इतिहास में आता है, अगर उसको हम देखें। बाकी अगर शिवाजी के विषय में पढ़ना है तो वो मुगल काल में आ जाएगा, उसको वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास का आंग्ल मैसूर संबंध, ये टीपू सुल्तान भाई साहब के साथ ये डिस्कशन हो चुका है, इसको जा करके वीडियो में आप लोग देख लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इंस्टाग्राम आप लोगों ने नहीं ज्वाइन कर रखा है तो इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सूचनाएं आती रहती हैं स्टोरी पर। और बाकी आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुका है, ठीक है। और यूरोपीय कंपनियों का आगमन भी मैंने करा दिया है, इसके पहली वाली क्लास में मैंने वही कराया था, ठीक है। इस तरीके से अगर देखें तो ये शानदार क्लास आधुनिक भारत के इतिहास की चल रही है, जहाँ पे जीरो से एकदम डिस्कशन हो रहा है, कंप्लीट रिवीजन के साथ डिस्कशन चल रहा है। तो इसको हर एक क्लास को देखना ना भूलिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और थंब वाली बटन दबा लीजिए और वो बेल वाला आइकन भी दबा लीजिए, ताकि अगर कोई क्लास छूट भी रही है तो आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।